अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बायोलॉजी की एमडी कैट के बारे में जो एक एक्सरसाइज है वो करने जा रहे हैं और इसके अंदर इंशाल्लाह आपके जो बायो के एमसीक्यूज हैं फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टिल लास्ट हमने वो सारे के सारे डिस्कस करने हैं अकॉर्डिंग टू द 2019 सिलेबस। ठीक है, सो इस पार्ट में मैंने वो सारे एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं जो कि इजी वाले हैं, मतलब इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाले एमसीक्यूज मैंने ऐड नहीं किए। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम बहुत इजी वाले एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, मतलब जो बिल्कुल जनरल एमसीक्यूज आते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसके अंदर हम सारे के सारे वो वाले एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि डिफिकल्ट वाले। ठीक है, सो ये बायो के 30 एमसीक्यूज हैं, ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट्स में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम सारे डिफिकल्ट करेंगे ताकि आपको दोनों चीजों का पता चल जाए अलग अलग से कि इजी एमसीक्यूज की स्टेटमेंट आपने कैसे पहचाननी है और मुश्किल की कैसे पहचाननी है, क्योंकि जब पेपर आता है आपके पास इकट्ठा आता है तो आपको वहां पे यही प्रॉब्लम होता है कि आप दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते कि इजी वाला कौन सा है और मुश्किल वाला कौन सा है, और किसके अंदर उसने थोड़ी सी आपको डोज दी होती है, मतलब आपको थोड़ा सा उसने उल्टा घुमा के आपसे पूछी होती है चीजें। ठीक है, सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जो एमसीक्यूज होंगे इजी वाले वो तो डायरेक्टली मैं आपको बोलता जाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। जो थोड़े से मुश्किल होंगे उसमें हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसैकेराइड, बिल्कुल सिंपल सा, ग्लूकोज, माल्टोज, सेलुलोज, स्टार्च। वी नो ग्लूकोज इज मोनोसैकेराइड, सो बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन है। माल्टोज हमारे पास क्या इज अ डाइसैकेराइड, किस किस चीज से मिलकर बनता है ये आपको पता होना चाहिए। सेलुलोज इज अ पॉलीसैकेराइड एंड स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड, सो बिल्कुल सिंपल हो गया हमारे लिए। एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेली इज, सेकंड एमसीक्यू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, mitochondria, Golgi complex, nucleus. So you have to remember the functions of all the organelles. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है आपको पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया का, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, न्यूक्लियस का। सो एनर्जी प्रोड्यूसिंग है, सो इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपको पता है फंक्शन क्या होता है, जितने भी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स हैं, एक स्मूथ और एक रफ है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होंगे जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक हमारे पास रेटिकुलम है वो हमारे पर डिटॉक्सिफिकेशन में उसका रोल होता है। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का आप होता है पैकिंग में रोल होता है, और न्यूक्लियस का आपको पता है कि जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर रोल होता है। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपली माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर थर्ड आ गया वायरसेस। वायरसेस बिलोंग टू द किंगडम, वायरसेस का किंगडम कौन सा होता है, मुनीरा, फंजाई, प्लांटी या नन ऑफ दिस। अब आपको पता है कि वायरसेस को हम किसी स्पेसिफिक किंगडम के अंदर नहीं रखते, दीज आर कॉल्ड एज एसेलुलर एंटिटीज। ठीक है, सो जो वन क्लिक आंसर है ना उन पे आपने बहुत ज्यादा नहीं सोचना, यानी अब आपको पता है वायरसेस के बारे में कि किसी किंगडम के नहीं आता, वहां पे सोचने लग गए तो फिर टाइम वेस्ट आप कर रहे हो ना। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये और एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेली का भी आपको पता है। सो जिन पे टाइम नहीं लगाना वहां पे टाइम आपने बचाना है, जल्दी से जल्दी करना है। ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी में गलत नहीं कर बैठना। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास नंबर 4। नंबर 4 पे हमारे पास बैक्टीरिया डू नॉट कंटेन, बैक्टीरिया के अंदर या बैक्टीरिया जो होती है उसके अंदर कौन सी चीज नहीं होती, न्यूक्लियस, सेल वॉल, फ्लैजेला या जेनेटिक मटेरियल। वी नो जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज होती है, स्ट्रक्चर अगर हम डिस्कस करें बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में सबसे आउटर साइड पे हमारे पास सेल वॉल, फिर हमारे पास इनर साइड पे सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल हमारे पास ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में डिफरेंस है। सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में या साइड पे जेनेटिक मटेरियल राइबोसोम मौजूद होते हैं, और इसमें कोई भी हमारे पास ऐसी ऑर्गेनेली नहीं होती जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ठीक है, सो वो सारी ऑर्गेनेली इसके अंदर नहीं होती। ठीक है, सो इसके अंदर सेल वॉल भी है, फ्लैजेला भी है, जेनेटिक मटेरियल भी है, बट न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल सिर्फ होता है। ठीक है, नंबर 5, फंजाई शोज गेमेटोजेनेसिस, न्यूक्लियस माइटोसिस, ऑटोफेगी या ऑल ऑफ दीज। जी, अब आपको क्या लग रहा है, गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस, न्यूक्लियस माइटोसिस का, ऑटोफेगी और ऑल ऑफ दिस, कौन सा प्रोसेस इनके अंदर मोस्ट प्रोमिनेंट है। अब आपको यहाँ पे बताना चाहिए व्हाट इज गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस मींस कि अपने गैमेट्स बनाना। वी नो कि सम स्पीशीज ऑफ फंजाई shows the sexual reproduction। ठीक है, कुछ हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है, बट
देयर इज नॉट अ सिंगल स्पीशीज जो कि डायरेक्टली गेमेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। सो वी कैन से इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर इज न्यूक्लियस माइटोसिस। एंड वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ऑटोफैगी में इनका कोई खास रोल नहीं होता, ठीक है। सो न्यूक्लियस माइटोसिस या न्यूक्लियर माइटोसिस इज मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर, ठीक है। बाकी इसमें कंफ्यूजिंग आप हो सकते हैं गेमेटोजेनेसिस में। सो इस तरह के एमसीक्यूज अगर आए तो यू हैव टू चूज द मोस्ट प्रोमिनेंट वन, बेस्ट जो आंसर है, जिसमें सारे के सारे फंजाई जो है वो शो करी, बिकॉज उसने जनरल टर्म यूज की है। अगर वो किसी स्पेसिफिक फंजाई की बात करना ना कि ये वाली फंजाई जो है वो गेमेटोजेनेसिस, सारी की सारी तो गेमेटोजेनेसिस शो नहीं ना करेंगी। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए। सो नंबर 6, hookworm is a flatworm, insect, roundworm, segmented worm. So you have to remember all the क्लासिफिकेशन। अच्छा, एनिमेलिया में मैं आपको भी बता दूं कि आपने सारी क्लासिफिकेशन अच्छे से करनी है। आपने स्टार्ट से एंड तक क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए, उनके ऑर्गेनिजम्स के नाम आने चाहिए क्लासिफिकेशन में, उनके जनरल नेम, उनके साइंटिफिक नेम, ये आपको सारे के सारे आने चाहिए। और कुछ जो मेन क्लासेस है ना, जैसे कि हमारे पास प्लेटीहेलमिंथिस है, एस्केलहेलमिंथिस है, हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, इनकी मेडिकल इंपॉर्टेंस आपको होनी चाहिए। यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल द चैप्टर, क्रैम ऑल द चैप्टर, क्योंकि ये टाइम वेस्ट है आप, ठीक है। इसमें से एक या दो एमसीक्यूज आने और मोस्ट प्रोबेबली क्लासिफिकेशन से आने हैं, और मेरे ख्याल में तो एक एमसीक्यूज आना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ये पूरा इसने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही दिया हुआ और एनिमिलिया के अंदर, ठीक है। सो आई थिंक सो फायर किंगडम सिस्टम से मैक्सिमम इससे एक एमसीक्यूज आएगा, और वो भी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड मोस्ट प्रोबेबली इसी तरह का कोई आएगा, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम ऑन दिस। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ एटीपी प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड in by anaerobic respiration of two glucose molecules। देखिए दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, वो एनारोबिकली उनकी ब्रेकडाउन हुए। सो ग्लाइकोलाइसिस हुई, वी नो इट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। सो ग्लाइकोलाइसिस हो, हमें पता है कि जब हमारे पास पायरुवेट बनता है और आगे लैक्टिक एसिड बनता है, सो हम क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड के बनने तक हमारे पास ये जो ग्लूकोज है इससे हमें नेट एटीपी 2 मिलते हैं, ठीक है। ग्रोस हमें 4 मिलते हैं, ठीक है। ग्रोस एटीपी की प्रोडक्शन होती है 4, जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि एनएडीएच तो हमारे पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास नहीं करेगा। सो इस पे भी एक मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया है, क्रेब्स साइकिल पे भी एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे भी, उसको जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने ना गाइड किया आपको, वो आप एक दफा जरूर देखिएगा। सो 4 एटीपी ग्रोस होंगे और 2 एटीपी नेट होंगे एक ग्लूकोज से मॉलिक्यूल। अगर 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, सो एटीपी की प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी, 2 and 2 4। सो नेट एटीपी की प्रोडक्शन इज 4 in anaerobic respiration, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस occurs in stroma, मैट्रिक्स, क्रिस्टी या साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सिंपल सा, इट्स साइटोप्लाज्म। अच्छा जी, नंबर 9, ब्राउन मोल्ड इज नेम्ड ऑफ पेनिसिलियम, एस्परजिलस, रोडोट्रोला और टोडस्टोल्स। ये आपको तो होना चाहिए कि इन सबके कॉमन नेम आपको तो होना चाहिए। दिस इज एस्परजिलस, जिसका ब्राउन मोल्ड, व्हाइट मोल्ड आपको पता होना चाहिए, पिंक मोल्ड इसका नाम, ये सारे आपको पता होने चाहिए। Which is related to secretions। अब आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आया, secretions के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, डीएनए, राइबोसोम, न्यूक्लियस या ऑल ऑफ दिस। अब देखिए सबसे पहले डीएनए, डीएनए इज नथिंग टू डू विद द सेक्रेशन, सो ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन तो यहीं पे निकल गया, यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो यहीं पे निकल गया। अब आ गया न्यूक्लियस एंड राइबोसोम। यस, न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व्ड इन सम काइंड ऑफ सेक्रेशन, बट सेक्रेशन कौन सी होंगी, अब हमें यही चीज हमने करना है। एंड राइबोसोम इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द रिलेटेड टू सेक्रेशन, बिकॉज़ राइबोसोम के अंदर प्रोटीन्स बनती हैं। सो दिस इज प्रीकर्सर, यहाँ पे प्रीकर्सर सारे बनते हैं। दिस इज रिलेटेड टू सेक्रेशन बट नॉट डायरेक्टली सेक्रेट द प्रोटीन्स, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली द आंसर इज राइबोसोम। सो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना न्यूक्लियस के साथ। बैक्टीरियोफेज मीन बैक्टीरिया किलर, बैक्टीरिया ईटर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल डिजीज। जी, अब आपको बताना चाहिए, बैक्टीरियासाइडल एक वर्ड हमने पढ़ा हुआ है, एक बैक्टीरियोफेज भी पढ़ा हुआ है। सो बैक्टीरियासाइडल और बैक्टीरियोफेज में डिफरेंस है। सो इट्स बैक्टीरिया ईटर, ये आपने वर्ड याद रखना, आपकी बुक का वर्ड, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम 12 एमसीक्यूज पे मूव करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 12, वो है हमारे पास कॉमन प्लेस ऑफ गैसेस एक्सचेंजेस, लंग्स, ट्रेकिया, नोज, किडनी। गैसियस एक्सचेंज, गैस यहाँ पे एक्सचेंज हो रही है, दिस इज लंग, डायरेक्टली एल्वियोलाई में, नो ट्रेकिया, नो नोज, नो किडनी, ठीक है। हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, ये पेरिकार्डियम दोबारा से लिखा गया, या प्रीकॉर्डियम। सो हार्ट जो है किससे प्रोटेक्ट होता है जी। अब इसमें आपको तो होना चाहिए कि हार्ट को जो है, सबसे पहले तो हार्ट के जो मसल डायरेक्टर कार्ड मायोकार्डियम, सो ये तो निकल गया ऑप्शन। अब डिफरेंस आ गया पेरिकार्डियम और प्रीकॉर्डियम में, ठीक है।
व्हाट इज पेरिकार्डियम एंड व्हाट इज प्रीकार्डियम, दोनों में डिफरेंस है। पेरिकार्डियम हम कहते हैं वो वाली मेम्ब्रेन को, वो वाली लेयर को जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। सो ये तो आंसर है। एंड व्हाट इज प्रीकार्डियम, प्रीकार्डियम इज द एरिया ऑफ चेस्ट that is overlying over the heart, यानी हार्ट के ऊपर वाला जो चेस्ट एरिया, that is precordium, that do not protect the heart, क्योंकि वो एक अलग चीज है, हार्ट को डायरेक्टली प्रोटेक्ट करी पेरिकार्डियम। उसके बाद आगे जी मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन द ब्लड जी, आरबीसीज, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट। सबसे पहले आपको तो होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो मिलियंस में ब्लड है वो आरबीसीज है, फिर हमारे पास डब्ल्यूबीसीज में सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल है, बट यू हैव टू रिमेंबर ये एमसीक्यू इस तरह से, ठीक है। सो उसके बाद आगे हमारे पास 15, ये हमारे पास जी प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी फॉरेन मटेरियल इज कॉल्ड इम्यूनिटी, कैटालिसिस, वैक्सीनेशन, बोथ ए एंड सी। सो यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी फॉरेन मटेरियल। आपके ख्याल में वैक्सीनेशन हो सकता है, पहले इम्यूनिटी तो कंफर्म हो गया ना, देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन इज बेसिकली, डिफरेंस जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि वैक्सीनेशन हम बेसिकली उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस में हम इम्यूनिटी इंड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इट इज नॉट अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी फॉरेन मटेरियल, बिकॉज एनी फॉरेन मटेरियल के अगेंस्ट वैक्सीनेशन नहीं है, दिस इज फॉर द स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो ये तो खत्म हो गया ऑप्शन। सो इट्स इम्यूनिटी। कैटालिसिस हम किस चीज को कहते हैं, जिसमें हम किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटालिस्ट। नंबर 16, blood enter the glomerulus through afferent artery, efferent artery, efferent arteriole and efferent। सबसे पहले आर्टरी से डायरेक्टली एंटर नहीं होता ग्लोमेरुलस में, सो आर्टरी वाले ऑप्शन तो यहीं पे निकल गए। अब एफरेंट और इफरेंट में फर्क रखना है। इफरेंट मतलब ई से है तो एग्जिट, मतलब जहां से ब्लड बाहर जा रहा है, सो ये एग्जिट से याद रखना है, ठीक है। और एफरेंट मतलब जो एड अप हो रहा है, एंटर हो रहा है, ठीक है। सो ये एंट्री से एफरेंट, सो इट इज एंटर यहां से होता है ग्लोमेरुलस में, ठीक है। उसके बाद आ गया जी 17, uptake of sodium in loop of Henle is promoted by aldosterone, ADH, vasopressin या all of these। You have to remember aldosterone, obviously ये हमारे पास uptake of sodium में involved है, ADH reabsorption of water में involved है, and vasopressin is the second name of ADH। उसके बाद है जी 18, total number of bones in body, most simplest MCQ, so 206 you have to remember axial, skeleton, appendicular में कितनी होती हैं, so ये तो आपको पता होना चाहिए, वो इसी ऑप्शन में ये मौजूद है, ठीक है। muscle fatigue is due to low ATP, more lactic acid, ionic imbalance, all of these। so आपको पता है मसल फटीग किस वजह से होती है, सबसे पहले तो जब हमारे पास एनारोबिक ब्रेकडाउन होती है, सो एटीपी लो, जब एनारोबिक होती है लैक्टिक एसिड ज्यादा बनता है, लैक्टिक एसिड ज्यादा बनता है, आयनिक इम्बैलेंस होती है, सो ऑल ऑफ दिस। तो बिल्कुल सिंपल हो गया ये तो। सो इसी तरह आपने क्विक क्विक वहां पे भी करने हैं सारी चीजें। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय मेनिंजिस, क्रेनियम, सीएसएफ या ऑल ऑफ दिस। सबसे पहले आपको पता है कि ब्रेन ये वाला हमारा सारा एरिया, ब्रेन के बिल्कुल ऊपर आपको पता है कि जो हमारे वेंट्रिकल होते हैं वहां पे सीएसएफ पड़ा होता है, सीएसएफ के ऊपर आपको पता है मेनिंजिस होती है, मेनिंजिस के ऊपर आपको पता है क्रेनियम होता है। सो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय ऑल ऑफ दिस। सो 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजिस, क्रेनियम एंड सीएसएफ, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नंबर 1, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व, बिल्कुल सिंपल है, क्रेनियल एंड स्पाइनल देयर इज डिफरेंस। क्रेनियल नर्व्स आर जो बेसिक नंबर है क्रेनियल नर्व्स का, ये आपको पता होना चाहिए। सो अब आपने क्या याद रखना है, क्रेनियल नर्व्स कितनी है, सो आपको ये भी पता होना चाहिए। और अगर तो मैं आपको उनसे डायरेक्टली पेयर पूछूं, मतलब पूछूं कितनी क्रेनियल नर्व्स के पेयर हैं, या आपसे पूछूं कितनी क्रेनियल नर्व्स हैं, सो देयर आर 12 क्रेनियल नर्व्स बेसिकली, ठीक है। सो वी डोंट नीड टू डू कि मतलब इनके जो पेयर्स और वो चीजें अगर हम देखेंगे तो वो एक मतलब सेपरेट चीज हो जाएगी, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर क्रेनियल नर्व जो वन साइड की है वो 12 होती है, ठीक है। और अगर हम पेयर्स की तरफ चले जाएं या फिर नंबर की तरफ चले जाएं तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सो अगर हम ओवरऑल देखें, सो वन साइड के 12, सो अगर ओवरऑल हम नंबर काउंट कर लें, यानी वन साइड में इस साइड पे भी 12 जो ब्रेन से निकली और इस साइड पे, सो नंबर टोटल आ जाएगा 24। सो बीटा इज द आंसर। सो यहाँ पे पेयर्स और नंबर पे आपने थोड़ा सा डिफरेंस रखना, ठीक है। उसके बाद आ गया पेंक्रियास हैज डैश टाइप ऑफ सेल्स, 1 2 3, कितने नंबर ऑफ टाइप ऑफ सेल्स होते हैं हमारे पास, ये आपने बताना है जी। इसमें 1 2 3 6, सो कितने नंबर ऑफ है 3, ये आपको पता होना चाहिए। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स, ठीक है। ये 3 तरह के सेल्स होते हैं पेंक्रियाज में। स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड इन
urethra, penis, seminiferous tubule, epididymis. You have to remember it's seminiferous tubule. बिल्कुल simple. So you don't need to do कि मतलब ये इतनी मुश्किल चीजें हैं. Female menstrual cycle is of मतलब बिल्कुल ही सिंपल एमसीक्यू है. कितने डेज का होता है जी? 28 डेज का. द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इज जेनेटिक्स, इकोलॉजी, क्रोमोसोमी या एवोल्यूशन. सबसे पहले हम देखते हैं जेनेटिक्स क्या. जेनेटिक्स द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस. यस. इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम. क्रोमोसोम इज द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम एंड एवोल्यूशन is the study of evolutionary history. ठीक है. So genetics is simple answer. नेक्स्ट है जी हमारे पास द ग्राफ एनर्जी ट्रांसपोर्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म. किस तरह का ग्राफ बनता है? स्ट्रेट लाइन. यानी ये ग्राफ अगर हम बनाएं स्ट्रेट लाइन बनता है, और पैरामिडल बनता है, यानी इस तरह से पैरामिड बनते हैं. ठीक है. जो एनर्जी का होता है कर्व्ड बनता है, कोई इस तरह का ग्राफ होता है, या फिर पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक. ठीक है. सो आपको पता है कि इट्स पैरामिडल इन शेप. ठीक है. अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आ जाए अगर हम. अच्छा जी 27. जनरली पॉपुलेशन रेफर्स टू डेमोग्राफी, हेमोस्टेसिस, हैबिटेट या नन ऑफ दिस. इट्स डेमोग्राफी. बिल्कुल सिंपल सा. व्हिच वन इज ओड? सो इट इज मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स, सेरिबेलम या सेरिब्रम. देखो मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स एंड सेरिबेलम और सेरिब्रम. व्हाट इज डिफरेंस? सो आपने ओड बताना है. आपको पता अगर हम ब्रेन की अरेंजमेंट देखें इस तरह से, तो आपके पास ब्रेन स्टेम में क्या था? मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, एंड इसकी बैक साइड पे आपके पास होता है सेरिबेलम, और सेरिब्रम पड़ा होता है ऊपर. सो ये स्ट्रक्चर सारे आपस में रिलेटेड है, लिंक्ड है, और जो सेरिब्रम है वो ऊपर पड़ा हुआ है. सो इट्स डेल्टा. सो ओड वन जब भी पूछा जाए तो यू हैव टू डू के आपने कंपैरिजन करना. Process of formation of protein is called as transcription, translation, mutation, all of this. Translation. And process of formation of messenger RNA, transcription. And mutation जब हमारे पास abnormality आ जाए genetic material में. Number 30 last, number of amino acid in cells and tissue. 20, 170, 25 या 60. So you have to cram these lines from the book. के जो मोस्ट कॉमन है 20 है, ओवरऑल 25 है जो प्रोटीन बना रहे हैं, 170 टिश्यूज में और सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं. सो आई थिंक कि आपके जो सिंपल वाले एमसीक्यूज आपको समझ आगे होंगे कि किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं और किस तरह के एमसीक्यूज जो है वो यूएचएस दे रहा है लास्ट 3-4 ईयर से. और इसमें कोई बहुत मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं आती है, बिल्कुल इजी वाले एमसीक्यूज होते हैं. जो डिफिकल्ट वाले होते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक लेक्चर के अंदर हम वो सारे डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अल्लाह हाफिज.